हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसा कि आप लोगों का कल MSOE 001 का एग्जाम है विच इज़ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट में मैंने वो सारे यहाँ पे डिस्कस करे हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा भी दूंगी ताकि आपको कीवर्ड्स वगैरह याद रहें और आप कल एक अच्छा आंसर फॉर्म कर सको। आपका 70 to 80% जो है सिलेबस वो इससे कवर हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस ये वीडियो देखो एग्जाम से पहले ताकि आपको पता हो कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट अ गेस्ट पेपर वीडियो टू जिसमें मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट एंड यू नीड टू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट आई नो कि आप लोगों को गेस्ट पेपर की वीडियो चाहिए। अभी हम MSOE 001 में देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। देखो, एजुकेशन का मतलब ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम सोसाइटी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। एजुकेशन इज एवरीथिंग। लिटरेसी बहुत बड़ी चीज है। आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, आपको लॉज पता है, आपको हर चीज पता होती है। तो एजुकेशन इज द मेन टूल जो आपको सोसाइटी में बढ़ने में हेल्प करता है। एजुकेशन ना, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन कैसे ये सोशल चेंज और रिफॉर्म में हेल्प करता है, तो इस वाली स्लाइड में मैंने आपको वही सब समझाया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एजुकेशन बेसिकली दो काम करता है। एक तो ये सोसाइटी का मिरर है, यानी जो वैल्यूज, प्रॉब्लम्स और कल्चर सोसाइटी में होती है वो एजुकेशन में रिफ्लेक्ट करती है। कैसे? अब हम लोग इंडियंस काफी सारे रिचुअल्स में मानते हैं जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को फॉलो करते हैं बिकॉज हमारी पढ़ाई लिखाई में भी वो चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं। हमें बचपन से ही बोला जाता है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, टच देयर फीट, तो ये सब हमें सिखाया जाता है, बट ये हमारी कल्चरल वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चीज, ये एक सोसाइटी का इंजन है, यानी सोसाइटी को आगे बढ़ाने की पावर भी एजुकेशन के पास ही होती है। हिस्ट्री से लेकर आज तक एजुकेशन ने हमेशा सोशल चेंज क्रिएट किया है, जैसे कि नया करिकुलम आना, नए टीचिंग मेथड्स, इक्वालिटी के रिफॉर्म्स, जितने भी सोशल चेंज है। लाइक अब हम जेंडर इक्वालिटी इतना ज़्यादा पढ़ते हैं और हमें उस बारे में पढ़ाया भी गया कि कैसे पहले वुमेन्स को इतना बायस्ड रखा जाता था, तो वो हम सब पढ़कर आए, इसलिए हम लोगों ने सोशल चेंज मांगा और सोशल चेंज आया सोसाइटी में। ठीक है, बट साथ ही साथ एजुकेशन को कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी, हर लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता, रिसोर्सेज की कमी है, हर देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हर एक बंदे तक एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो चेंज को स्लो कर देते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो लोग पॉलिसी मेकिंग, टीचिंग या एजुकेशन रिसर्च करते हैं उनके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन का रोल सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, इट एक्चुअली शेप्स द एंटायर सोसाइटी। ठीक है, ये होता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। हम ये पढ़ने वाले कि कैसे एजुकेशन सोशल चेंज और रिफॉर्म में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से पेपर में आ रहा है तभी ये टॉपिक यहाँ पर है, तो ये आपको टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, कमोडिफिकेशन एंड मार्केट फोर्सेस। देखो, मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है, बहुत क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन या फिर कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, तो आपको यही चीज लिखनी है। मार्केटाइजेशन पैराडाइम का सिंपल मतलब है एजुकेशन को ना एक प्रोडक्ट बना दिया गया है जो हम मार्केट में खरीद सकते हैं, जहां स्कूल्स और कॉलेज एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट जो है वो कस्टमर होते हैं। हमने बहुत बार देखा, हमें कॉल आ रहे होते हैं कि आप एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। क्यों? क्योंकि एक तरह ये प्रोडक्ट बन गया जो आपको बेचा जाता है, जिसके लिए आप पे करते हो और तो आपको मिलता है। बेसिक राइट नहीं रहा अब हमारा ये। ठीक है, इस अप्रोच में लोग ना परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट करती है इसमें, क्योंकि उनको पता है अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए ही बेटर एम्प्लॉयज निकलेंगे। तो एजुकेशन को ना एक तरह बिजनेस की तरह ऑपरेट किया जा रहा है आजकल। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो फीचर्स वगैरह हम कह सकते हैं मार्केट में जो हेल्प करते हैं इसको को मॉडिफाई करने के लिए, पहला है एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। मार्केट फोर्सेस की वजह से रिच और पुअर के स्कूल्स में बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। क्वालिटी एजुकेशन हर एक को इक्वली नहीं मिलती, हमें पता ही है ये चीज। नेक्स्ट हम देखिए क्वालिटी कंसर्न्स होते हैं,
यानी कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है कभी कभी प्रॉफिट को क्वालिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, उनको पैसा कमाना ज़्यादा पसंद है, तो करिकुलम स्टैंडर्ड थोड़े नीचे चले जाते हैं, और जो लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता। गवर्नेंस शिफ्ट्स, यानी कि पहले एजुकेशन पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता था, अब जो है सारा डिसीजन मेकिंग मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया है कि मार्केट के हिसाब से चल रहा है एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मार्केटाइजेशन पैराडाइम। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल एंड रीजनल एजुकेशन चैलेंजेस। देखो, जितनी भी साउथ एशिया की कंट्रीज है, साउथ एशिया, इसमें जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो है ना, ये सब इंक्लूडेड है। तो हम इस पूरे रीजन को ना वर्ल्ड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीजें फॉलो हो रही हैं वो काफी सिमिलर पैटर्न में होती हैं। यहाँ के मेन चैलेंजेस अगर हम देखें जो साउथ एशियन कंट्रीज फेस करती हैं इन द एजुकेशनल रीजन, तो पहला आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, यानी कि रूरल एरियाज में जो है उनमें स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बुक जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती। तो ये एक लिमिटेशन आ गया एजुकेशनल चैलेंजेस पर, रीजनल एजुकेशन चैलेंजेस जो हमारे साउथ एशिया कंट्रीज के हैं। यहाँ पे टीचर शॉर्टेज होता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत हाई होता है, और टीचर ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं होती, एक टीचर 200-200 बच्चों को पढ़ा रही होती है। रीजनल कोऑपरेशन, एक सार्क करके एक बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी, जो कंट्रीज को हेल्प करती है कि वो पॉलिसी आइडिया शेयर करें और एक दूसरे से सीखें, ठीक है। इस रीजन में एक्सेस और क्वालिटी दोनों को बैलेंस करना अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यही लिख रहे हैं, अगर आपको एजुकेशनल चैलेंजेस आएंगे या फिर ग्लोबल एजुकेशनल चैलेंजेस आते हैं तो भी ये तीनों पॉइंट्स बहुत मेन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है एजुकेशन का, इक्विटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना। देखो, इंडिया में ना एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल बना दिया गया, यानी कि अब आप एक एज तक आपको एजुकेशन मिलना कंपलसरी है, हर बच्चा उस एज तक पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, यानी कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, हर चाइल्ड को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम ये है कि हर एक कम्युनिटी के पास एक नियर बाय स्कूल हो ताकि डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम ना रहे। फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, ये सब इसलिए दिया गया ताकि पुअर फैमिली के बच्चे स्कूल आ सके। क्वालिटी एश्योरेंस, टीचर ट्रेनिंग इंप्रूव करना, करिकुलम अपडेट करना, लर्निंग आउटकम्स मेजर करना, ये सब क्या है? क्वालिटी के लिए किए जाते हैं। अब हमें इस सब को करने के बाद क्या क्या अचीव हुआ है? हमें प्राइमरी लेवल पर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एनरोलमेंट दिखा, यानी कि बहुत प्राइमरी स्कूल्स 5th स्टैंडर्ड तक काफी बच्चे पढ़ने आते हैं। जेंडर गैप रिड्यूस हुआ इससे। रिटेंशन रेट्स भी इंप्रूव हुए, यानी कि लोग एडमिशन लेके स्कूल आ रहे हैं, ड्रॉप आउट नहीं हो रहे। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ गैप्स हैं जो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो क्या क्या है? एक तो अर्बन वर्सेस रूरल स्कूल की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, अर्बन स्कूल में बेटर, रूरल में नहीं है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में ड्रॉप आउट अभी भी बहुत ज्यादा है। और लर्निंग पावर्टी, मतलब बच्चे एनरोल तो हो जाते हैं पर सीखते कुछ नहीं है। और डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्सेज कम है अभी भी। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए कि यूनिवर्सल एक्सेस गारंटी करने के बाद भी क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या गैप्स हुए और कैसे इसको करा गया था। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एजुकेशनल जस्टिस। जैसे कि हमारी कंट्री एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे एजुकेशन को डाइवर्सिटी के साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि एक ही स्कूल में एक ही क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे तरह के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमें इस चीज को अपनी जो है एजुकेशन में भी दिखाना है। तो इसके लिए देखो क्या क्या करा जाता है। एक तो कल्चरल रिस्पॉन्सिव पेडागॉगी रखी जाती है। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स की कल्चर से कनेक्ट करे ताकि उन्हें लर्निंग जो है वो रेलेवेंट लगे। ऑब्वियसली तभी मैंने आपको बोला कि हमें स्कूल में ही सिखाया जाता है कि गुड मॉर्निंग पे टीचर के लिए खड़े होना है। ये सब हमें सिखाया जाता है क्योंकि हम लोग ये अपने कल्चर में भी देखते हैं और हमें कल्चर की वैल्यू सीखनी होती है। करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन, टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, मल्टीपल कम्युनिटीज, हिस्ट्रीज और कल्चर को इंक्लूड करना भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होने चाहिए और एक स्पेशल नीड्स को भी आपको सपोर्ट करें।
इसका अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आई थी इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अफर्मेटिव एक्शन, जिससे हम रिजर्वेशन भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को करेक्ट करने के लिए एक टूल बनाया गया। अफर्मेटिव एक्शन होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो हमने रिजर्वेशन दे रखी है, एक तरह वो डिस्क्रिमिनेशन है जनरल वालों के साथ, लेकिन वो अच्छी चीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये इक्वालिटी लाने की एक कॉन्शियस एफर्ट होती है, चाहे कभी भी ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी, नेशन बिल्डिंग एंड हायर एजुकेशन। देखो, हायर एजुकेशन क्या होती है? हायर एजुकेशन होती है जो आप स्कूल के बाद लेते हो। हायर एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देती, सोसाइटी को अपलिफ्ट भी करती है। और जैसे कि आप लोग एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एजुकेशन, हम पढ़ ही सोसाइटी के बारे में रहे हैं, तो हमारे लिए तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है ना। अब इससे क्या होता है, हायर एजुकेशन सिर्फ डिग्री से नहीं होती, क्या क्या हेल्प करती है? एक तो इंडिविजुअल मोबिलिटी में हेल्प करती है, यानी कि पुअर फैमिली भी एजुकेशन के थ्रू बेटर जॉब्स और बेटर लाइफस्टाइल पक्का कर सकते हैं। इससे जो है इंटरजनरेशनल गैप थोड़ा खत्म होता है। नेशन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यूनिवर्सिटीज जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स बनाती है, जो रिसर्च करते हैं, इनोवेशंस क्रिएट करते हैं। सिस्टम एक्सपेंशन, इसे हम मैसिफिकेशन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन लेने लगते हैं, सिस्टम जो है एक्सपैंड होता है, पर एक्सपेंशन के चैलेंजेस भी होते हैं। अब चैलेंजेस क्या आ जाते हैं? एक तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होने लग गए हैं, फैकल्टी का शॉर्टेज हो गया हमारी कंट्री में, डिग्रीज और जॉब थोड़े मिसमैच होते हैं लोगों के, ये तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है। हर सोशियोलॉजी का स्टूडेंट जाके लेक्चरर नहीं बन जाता, या सोशियोलॉजिस्ट नहीं बन जाता, या रिसर्च पॉलिसी नहीं बन जाता, बिकॉज हमारी डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं करी जाती। पर स्टूडेंट फंडिंग कम हो गई है, और रिसर्च क्वालिटी हमारी कंट्री का डिक्लाइन हो ही रहा है, क्योंकि रिसर्च को यहाँ पे देखा ही नहीं गया उस नजरिए से। तो मैसिफिकेशन जो है, एक तरफ डेमोक्रेसी प्रमोट करती है, पर साथ ही क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं, डिस्टेंस एजुकेशन आपका इग्नू से ही रिलेटेड है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड ऑल्टरनेटिव लर्निंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस एजुकेशन। देखो, डिस्टेंस एजुकेशन ना बहुत इवॉल्व हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे। हमने ये सब कोविड में ही करा है, तो हमें पता है। एक तो कॉरेस्पॉन्डेंस एरा आ गया, यानी कि पहले बुक्स और मटेरियल पोस्ट से भेजे जाते थे, लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं फोन वगैरह यूज करके। ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, रेडियो और टीवी ने एजुकेशन को रिमोट एरियाज तक पहुंचा दिया। अब लोग टीवी पे भी चैनल्स वगैरह देख के पढ़ सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आज इंटरनेट के थ्रू लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियोस, क्विजेज, डिस्कशन फोरम्स, ये सब कुछ पॉसिबल है। और अभी जो आप कर रहे हो वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, है ना, तो वो भी वही हो गया। एडेप्टिव सिस्टम्स, एआई बेस्ड टूल्स जो हर स्टूडेंट के पास एक हिसाब से होते हैं, और वो लोग उसे अपनी लर्निंग के लिए जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए टर्म्स, जैसे कि MOOC क्या होता है एंड ओपन लर्निंग। MOOC होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो इग्लू का आप कह सकते हो। वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज जो है वो क्लासेस देते हैं फ्री में, और कंप्लीशन रेट इसका कम होता है थोड़ा सा। ब्लेंडेड मॉडल्स होते हैं हाइब्रिड, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मिक्स होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है आपको, जब आपको लेना हो क्लास आप ले सकते हो, जाकर ले सकते हो या ऑनलाइन ले सकते हो। नॉन फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो होते हैं NGOs वगैरह जो पढ़ाते हैं, नॉन फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन आता ही आता है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, क्या पर्सपेक्टिव ने क्या बोला। पहला आ जाता है फंक्शनल पर्सपेक्टिव। दो मेजर व्यूज है, एक तो फंक्शनल, एक कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल में मेन जो बंदे हैं वो देख लो, पहले तो एमाइल डर्कहाइम है और टैलकट पैरसन है, ठीक है, दोनों फंक्शनलिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा था, एजुकेशन ना सोसाइटी को स्टेबल बनाती है, वैल्यूज टीच करती है, स्टूडेंट को जॉब्स के लिए प्रिपेयर करती है। और इन्होंने एक बहुत बड़ा टर्म दिया था, मेरिटोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने वही बताया, देखो उन्होंने ये फंक्शन की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला ये सोसाइटी को स्टेबल रखती है, हमें वैल्यूज भी सिखाती है, स्टूडेंट्स को जॉब के लिए प्रिपेयर करती है। और मेरिटोक्रेसी, जैसे जिसको टैलेंट और हार्डवर्क है वही आगे बढ़ेगा, बस, ठीक है। बस अब ये अगर कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखिए, ये उल्टा हो जाता है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स, पियर बोर्डियू, सैमुअल बोल्स, ये आएंगे, ठीक है। इन्होंने उल्टा बोला, इन्होंने बोला एजुकेशन से ना इनइक्वालिटीज बनती हैं,
रिच और अपर क्लास स्टूडेंट्स को ज्यादा एडवांटेज मिलता है, मार्जिनलाइज को नहीं मिलता। स्कूल्स एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, यानी कि हमें ना, देखो तुम थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखो, ऐसा किसने बोला है कि हमें टीचर को रिस्पेक्ट करना है? गुरु है वो, ठीक है, बट आप स्कूल में मार पीट कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए, क्यों? आपका काम है पढ़ाना, दैट्स इट। बट अगर वो चीजें फोर्स हो रही है तो आप एक पॉलिटिकल पावर मेंटेन कर रहे हो ना, तो वो बात करी है मार्क्स ने, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की। फंक्शनलिस्ट बोलते हैं इनइक्वालिटी नेचुरल है, कि ये तो होती है। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट बोलते हैं कि सिस्टम बायस्ड है इसलिए ये होती है, ठीक है। पॉलिसी के लेवल पे अगर हम देखें इसका पॉलिसी इंप्लीकेशन, तो फंक्शनलिस्ट मेरिट इंप्रूव करने की बात करते हैं कि आप हार्ड वर्क करो तो आपको बेटर लाइफ मिलेगी, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की डिमांड करो, कि बोलो कि ये जो फॉलो हो रही है चीजें पावर वाली, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ मेजर एजुकेशनल थिंकर्स देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पेपर के हिसाब से कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी थिंकर पे। मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स में बता देती हूँ। पहले हम करते हैं जॉन डीवी की बात। ये तीन थिंकर्स एजुकेशन को कंप्लीटली अलग वे से देखते हैं, ठीक है। जॉन डीवी अगर हम देखें, इन्होंने बोला था कि लर्निंग थ्रू डूइंग होना चाहिए। इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी और इन्होंने बोला तुम लर्न करते हो चीजें जब तुम वो चीज करते हो, जैसे कि बहुत कंट्रीज में प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जाती है, तो इन्होंने उसकी बात करी। इन्होंने बोला कि चीजों को लर्न करने के लिए रियल लाइफ से कनेक्ट करो तो तुम बेटर लर्न करोगे, और स्कूल्स को प्रमोट करनी चाहिए डेमोक्रेसी, और स्टूडेंट्स को एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए चीजों में, ठीक है। जॉन डीवी के ये थॉट्स थे, ये पॉइंट ऑफ व्यू थे एजुकेशन पे। इवान इलिच, इन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात करी है। अब ये क्या होता है, इन्होंने बोला कि स्कूल्स ना ओप्रेसिव बन सकते हैं। बहुत बार हमें देखा है कि स्कूल में बुली करा जाता है बच्चों को, तो दैट इज रॉन्ग। तो इन्होंने इसलिए बोला कि स्कूल्स ओप्रेसिव बन सकते हैं, क्रिएटिविटी को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हमें हमें ना 11th में बोल दिया जाता है कि आप ये स्ट्रीम लोगे, अगर आप ये स्ट्रीम लेते हो तो आप यही बन सकते हो, तो एक तरह ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है हमारी क्रिएटिविटी को। इन्होंने बोला इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो बेटर है, आप एक दूसरे से सीखो, इंटरनेट से सीखो, ये ज्यादा बेटर है। तो इन्होंने बोला कि लर्निंग वेब्स क्रिएट करो जिससे स्टूडेंट अपने हिसाब से सीख सके, ठीक है, बहुत ईजी है। मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, कहीं नोट करते रहना, पेपर में आएगा इसमें से कुछ। पॉलो फ्रीयर, इन्होंने क्रिटिकल पेडागॉगी की बात करी है। इन्होंने ना बैंकिंग मॉडल दिया था एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। बैंकिंग मॉडल को इन्होंने क्रिटिक किया। इन्होंने कहा जहाँ टीचर बस नॉलेज फिल करता है, मतलब स्टूडेंट जो है एक बैंक है, और जैसे हम बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं ना, ऐसे टीचर का काम होता है ये नॉलेज एक स्टूडेंट्स के दिमाग में डालना। उनको मतलब नहीं होता कि वो कितनी नॉलेज इंसान के जा रही है, कितनी वो यूज करेगा, इनका काम है बस बैंकिंग मॉडल वो डालना। तो इसको इन्होंने क्रिटिक करा। इन्होंने बोला लर्निंग डायलॉग से होती है, बात करके होती है। स्टूडेंट को सोसाइटी के इनजस्टिस समझाने और चेंज करने की पावर मिलती है अगर हम उसको बात करके वो चीजें समझाएं। एजुकेशन का मतलब होता है फ्रीडम प्लस एम्पावरमेंट। फ्रीयर का एक बहुत फेमस लाइन है जो यहाँ पे मेंशन है, ये रहा, ये पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के पर्सपेक्टिव से। इन्होंने बोला एजुकेशन या तो सिस्टम को सपोर्ट करती है या फ्रीडम का टूल बन जाती है, दो ही चीजें इन्होंने बोली है एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम देखने वाले हैं कुछ की एजुकेशन पॉलिसीज जो इंडिया में आई हैं अभी तक और इससे क्या डेवलपमेंट हुआ है। बहुत इजी है। पहला आता है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें जो है हर चाइल्ड 6 से 14 साल वाले को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। उसके बाद है मिड डे मील स्कीम, इसमें हंगर और मैल न्यूट्रिशन रिड्यूस करने के साथ अटेंडेंस इंप्रूव करती है ये। फिर है वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स को जॉब रेडी स्किल्स देना, जिससे पहले वो जैसे कॉलेजेस में इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये सब सिखाते हैं वो, ठीक है। डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करा जाता है, इंटरनेट के थ्रू भी आजकल हमें पढ़ाया जाता है जिससे टेक्नोलॉजी गैप कम हो। और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आपकी वही आ गई, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, SC ST OBC ग्रुप्स को हायर एजुकेशन में चांस देने के लिए जो है रिजर्वेशन रखी गई है। अगर किसी कंट्री की पॉलिसी स्ट्रांग होती है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं है तो वो कंट्री फिर भी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कि इंडिया में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है, स्टिल इलिटरेसी भी है। मिड डे मील स्कीम है, लेकिन मिड डे मील में जो मिडल मैन है वही करप्ट है, तो वो ढंग से होता नहीं है। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज है, लेकिन बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी हैं और इसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो इसलिए सिर्फ लॉ से चेंज नहीं आता,
एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए कंट्री का, फंडिंग होनी चाहिए और कम्युनिटी का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में वो आपको पढ़ा दी हैं। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और अगर आप चाहते हो कि मैं गेस्ट पेपर की वीडियो डालूं तो नीचे कमेंट कर देना गेस्ट पेपर। लेकिन ये वीडियो अच्छे से देखना, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।